Hello dear students, this is Arpit Gupta from Shiv Jyoti Educational Group Kota. I hope you all are well at your home and you are doing your studies very well. Today we are going to discuss our chapter number 8, that is sources of business finance. Before starting this chapter, kindly open your book on the chapter number 8 of your class 11th. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट बिजनेस फाइनेंस, अगर हम अलग अलग बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कैपिटल की। कैपिटल क्यों ज़रूरत है बिजनेस में? देखिए, बिजनेस जब हम करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व की जाएंगी, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, लेबर का पेमेंट करना, तो हर चीज़ के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कैपिटल की ज़रूरत है। अब वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना बड़ा है। अगर बिजनेस बहुत लिमिटेड एरिया में वर्क कर रहा है तो कम कैपिटल में भी आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा आपको क्या करना पड़ेगा? फंड्स को अरेंज करना पड़ेगा। अब होता क्या है बिजनेस के अंदर कि भाई जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इनिशियल कैपिटल तो कौन लगाता है? बिजनेस पर्सन, बिजनेस ओनर लगाता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है आउटसाइडर्स की। अब वो आउटसाइडर्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकती है, कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट जो आपके बिजनेस में आकर क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर बात की जाए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भाई बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत है तो वो कैसे पता लगाया जाए? देखिए, अगर कोई भी बिजनेस है तो हर बिजनेस के डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। या तो आप अपने बिजनेस में फंड्स अरेंज कर सकते हैं अपने रिलेटिव से, आउटसाइडर से। देखिए, जब हम बात करते हैं दो कंपनीज के बारे में या बिजनेस के बारे में, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है या फिर एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत छोटे लेवल पे है, तो आप फंड्स कहाँ से अरेंज कर सकते हैं? आप या तो किसी भी अपने रिलेटिव से या खुद से फंड्स अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है, आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होते हैं, तो क्या होता है? फंड्स आप आउटसाइडर से, जैसे शेयर होल्डर्स, वहाँ से सब जगह से आप क्या कर सकते हैं? फंड्स को अरेंज किया जा सकता है। तो अगर बात करें तो फंड्स की ज़रूरत जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा वैसे वैसे हम फंड्स लगाते जाएंगे और बिजनेस इंक्रीज करता जाएगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, हमारे काम करने का तरीका इंक्रीज हो रहा है, हम नई नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो उसी चीज़ के लिए क्या होता है? हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो बेसिकली बिजनेस में कैपिटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले होती है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो बिजनेस में आपने एक बार इन्वॉल्व कर दी तो जब तक आपका बिजनेस कंटिन्यू रहेगा आप उस कैपिटल को विड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई लैंड परचेज करी, अगर मेरे को लैंड परचेज करनी है तो लैंड एक ऐसी चीज़ है जब तक मैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूंगा वो लैंड मेरे की इन्वॉल्व रहेगी, तो वो मैं पैसा उस लैंड को सेल कर रिकवर नहीं कर सकता। मैंने कोई मशीनरी परचेज करी, अगर मैं कोई मशीनरी परचेज करता हूं तो मशीनरी तब तक मेरे बिजनेस में रहेगी जब तक मैं बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा। तो ऐसी कैपिटल जो मैंने बिजनेस में एक बार लगा दी और जब तक बिजनेस कंटिन्यू रहेगा तब तक वो कैपिटल मेरे को बिजनेस में इन्वॉल्व रखनी पड़ेगी, वो कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल। दूसरी आती है हमारी वर्किंग कैपिटल। अगर वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो ये चेंज होती है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मेरे को एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, कोई भी सिक्योरिटी पर्सन रखा हुआ है उसको मेरे को सैलरी देनी है, मेरे को रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो उस चीज़ के लिए जो कैपिटल होती है वो होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग का मतलब मेरे बिजनेस को वर्किंग रखने के लिए, मेरे बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए जो मेरे को कैपिटल की ज़रूरत होगी वो चीज़ होती है वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर फंड्स को क्लासिफाई किया जाए तो किस तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ फंड्स। If we want to categorize, we can easily categorize it into 3 types, that is on the basis of period, on the basis of ownership and on the basis of generation. If we talk about on the basis of period, we can classify it into 3 types, that is in the long term, medium term and the short term. लॉन्ग टर्म इज बेसिकली बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 5 years। जब हम बात करते हैं कि कोई भी फंड्स 5 years से ज़्यादा के लिए बिजनेस में लगा हुआ है तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं लॉन्ग टर्म में। मीडियम टर्म की बात की जाए तो वो एक ऐसा पीरियड होता है 1 year to 5 year, मीन्स जो फंड्स इन्वॉल्व किया जाएगा उसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 year से लेकर 5 years तक हो सकता है। 5 years के बाद आप उस फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म की तो इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, इसका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है वो होता है अप टू 1 year। तो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन हम लोगों ने क्या किया हुआ है? फंड्स को क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट आते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो कंपनी में ओनरशिप प्रोवाइड करवाते हैं।
एक बार आपने कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए तो आपको क्या मिलेगी कंपनी में? ओनरशिप अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट। जितना आपने पैसा बिजनेस के अंदर लगाया उसी के हिसाब से आपको ओनरशिप दे दी जाती है। और जो पैसा आप इन्वॉल्व कर रहे हैं बिजनेस के अंदर उसके अगेंस्ट में कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है जिसे बोला जाता है डिविडेंड। ओके, तो नेक्स्ट आती है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स की बात की जाए तो एक ऐसा फंड है जो कंपनी अपने पास एज अ सिक्योरिटी रखती है। किस चीज के लिए? बिजनेस को अपनी एक्टिविटीज रन करनी है, तो जितना प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया उसमें से कुछ पार्ट तो रख लिया जाता है अपने पास फॉर सिक्योरिटी पर्पस कि बिजनेस में किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है, कभी भी फंड्स की जरूरत पड़ सकती है, तो हर बार हमें किसी ना किसी से अरेंज करना पड़ेगा। बेटर है जितना प्रॉफिट हमने कमाया उसमें से कुछ पार्ट एज अ सिक्योरिटी रख लिया जाए। तो जो पार्ट कंपनी अपने पास एज अ सिक्योरिटी रखती है उसको बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। और रिटेन्ड अर्निंग बचने के बाद, जो रखने के बाद हमारे पास फंड बचा, वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो क्या होता है, जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट में से आप माइनस करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, तो रिटेन्ड अर्निंग्स वो पैसा आपने रख लिया अपने पास और जो बाकी बचा वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ डिविडेंड। नेक्स्ट आता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जनरली दो चीज़ों के बारे में बात करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रॉफिट में प्रायोरिटी दी जाती है इक्विटी शेयर से ज़्यादा। इनका नाम ही है प्रेफरेंस शेयर्स, तो इनको प्रेफरेंस देंगे। जब भी प्रॉफिट होगा या जब भी सेटलमेंट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का तो इनको प्रेफरेंस मिलती है, इनको पहले सेटल किया जाएगा और अगर बाद में फंड बचता है तो ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, नहीं तो कोई भी प्रॉफिट का पार्ट इनको नहीं दिया जाता। नेक्स्ट आता है लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई से भी हो सकते हैं जैसे बैंक्स। ये क्या करते हैं, बैंक लोन्स आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा किया जा सके। अब बैंक को क्या फायदा, बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। दैट मीन्स जो फंड आपने बैंक से लिया उस पर आपको एक अमाउंट देना पड़ता है इंटरेस्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म लोन की बात आती है सेम लोन फ्रॉम बैंक्स। ये भी क्या हो सकता है, आपका ड्यूरेशन हो सकता है 1 to 5 ईयर्स। जब हमने यहाँ पे बात करी लोन फ्रॉम बैंक्स की तो यहाँ पे आपका ड्यूरेशन था बियॉन्ड 5 ईयर्स, जब आप 5 ईयर्स से ज़्यादा के लिए लोन ले रहे हैं। लेकिन हम जब बात करें मीडियम टर्म की तो यहाँ पे आपका लोन ड्यूरेशन कितना लेने वाला है, 1 to 5 ईयर्स का। पब्लिक डिपॉजिट्स, दैट इज जब आप नॉर्मल पब्लिक से पैसा कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आप जो डिपॉजिट्स मंगवा रहे हैं वो पब्लिक से मंगा रहे हैं, जो अपनी कॉमन पब्लिक है, अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है और वो आपके बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड करवाना चाहती है तो उसको बोला जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट आता है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी किसी को एज अ सिक्योरिटी रखते हैं और उस सिक्योरिटी के बेसिस पे आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोन लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, आप लोन लेते हैं अपनी कोई भी फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट, तो उसमें क्या होता है, जो भी इंस्टीट्यूशन होता है वो आपकी प्रॉपर्टी को रख लेता है एज अ सिक्योरिटी और उसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उसमें कुछ डिडक्शन करके आपको अमाउंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जब आपको गुड्स क्रेडिट पे अवेलेबल करवाए जाए, दैट मीन्स जो भी गुड्स आप परचेज कर रहे हैं मार्केट से उसके लिए आपको पेमेंट अभी नहीं करना, आप क्रेडिट पे, जिसे बोला जाता है आप उधार पे वो गुड्स परचेज कर सकते हैं और जैसे ही वो गुड्स सेल होगा आपके पास फंड्स आएगा, आप उस पर्सन को रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट हमने जो बात करी थी हमारा फैक्टरिंग। फैक्टरिंग एक ऐसा पर्सन होता है जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके क्रेडिट फंड्स की। दैट मीन्स ये एक ऐसा पर्सन है फैक्टर जो आपको क्या करेगा, जो आपका फंड्स बैड डेट्स में कन्वर्ट ना हो उसकी सिक्योरिटी देता है। दैट मीन्स आपको इसको कुछ कमीशन देना पड़ता है, ये कमीशन पे आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देता है कि भाई आप जो भी फंड दे रहे हो सामने वाले को या जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसको रिकवर करने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी। नेक्स्ट बात करते हैं कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स की अगर बात की जाए तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से लोन लेता है। ये डॉक्यूमेंट जनरली कमर्शियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, जनरल पब्लिक इस पेपर के थ्रू लोन नहीं ले सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओनर्स फंड। इसमें भी सेम आता है हमारा इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। इक्विटी शेयर्स की अगर बात की जाए तो वही जो ऐसे डॉक्यूमेंट जो मार्केट में इशू किए जाते हैं और जिसके बेसिस पे फंड्स कॉल किए जाते हैं। अब इनको इक्विटी क्यों बोला गया, इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप। इसका मतलब कि जब आपने एक बार बिजनेस में पैसा लगा दिया तो अब आपके पास ओनरशिप आ गई, उस बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस आप ले सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको सही नहीं लग रही तो आप उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी रिटेन्ड अर्निंग्स की। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी के पास रख लिया गया है फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को मीट आउट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे बोरोड फंड्स, जिसमें फर्स्ट हम लोग कवर करते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोन डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी इशू करती है।
देखिए जब इक्विटी शेयर्स की हमने बात करी यहाँ पे तो आपको डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन जब डिबेंचर्स की बात की जाती है तो डिबेंचर्स का मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी को इंटरेस्ट देना है, मतलब कंपनी ने हमसे लोन लिया हुआ है और उस लोन पे कंपनी क्या करती है, अपने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट, लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हमने पहले डिस्कस किया, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग एंड कमर्शियल पेपर्स। मींस इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बोरोड फंड्स जिसमें हमें फंड्स की जरूरत है, हम फंड्स पब्लिक से कॉल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, या तो कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है या फिर कुछ ना कुछ सामने वाले को रिटर्न देना पड़ रहा है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, इसमें भी वही चीज आती है, इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। नेक्स्ट जो चीज आती है यहाँ पे हमें पढ़ने वाली है, वो चीज आती है यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट एंड फैक्टरिंग। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि भाई वही चीज जो हमने जब गुड्स परचेज किया तो उसका पेमेंट आज ना कर कर, जैसे क्या होता है कि जब हम बिजनेस कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमारे जो होलसेलर्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे हमारी टर्म्स अच्छे हो जाते हैं, तो उस बेसिस पे क्या होता है, गुड्स हम क्रेडिट पे परचेज कर लेते हैं और जैसे ही फंड्स अरेंज हो जाता है हमारे पास उस गुड्स को सेल करने के बाद अल्टीमेटली क्या कर दिया जाता है, उनका पेमेंट कर दिया जाता है। फैक्टरिंग एक कंसेप्ट होता है जो एक तरीके से इसके कुछ लॉस भी हैं और कुछ प्रॉफिट भी। फैक्टरिंग के प्रॉफिट की अगर बात की जाए, जो हमारा फंड है वो बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रॉफिट तो ये हो गया, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान ये हो सकता है कि भाई जो प्रॉफिट हमने अर्न किया या जो भी रेवेन्यू हमारे पास हुआ उसमें से कुछ पार्ट हमें किसको देना पड़ सकता है, फैक्टर को देना पड़ सकता है। तो जब हम फंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये सोर्सेस हो सकते हैं कि भाई हम पीरियड के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, हम ओनरशिप के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं और जनरेशन के बेसिस पे भी डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर बात की जाए तो आपके पीरियड के बेसिस पे, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, देखिए पीरियड के बेसिस पे अगर बात की जाए तो फंड्स को अगर पीरियड्स में डिवाइड करना है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स, मीडियम टर्म सोर्स एंड शॉर्ट टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म सोर्स की अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म सोर्स इज बेसिकली फॉर द पीरियड ऑफ 5 years एंड एक्सीडिंग 5 years। जब आपके बिजनेस में फंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनका जो ड्यूरेशन है वो 5 years से ज्यादा का है तो उसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स में कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन अगर आपके फंड्स का जो ड्यूरेशन है, जो फंड्स का ड्यूरेशन है उसका पीरियड 1 year से तो ज्यादा है लेकिन 5 years से कम का है तो उसको किस में कैटेगराइज किया जाता है, मीडियम टर्म सोर्स में कैटेगराइज किया जाता है। इसका मतलब आपका जो फंड इन्वेस्ट रहेगा वो 1 year से लेकर 5 years, 5 years के बाद अगर आप बिजनेस में फंड्स इन्वॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, बेसिकली 5 years। 5 years के बाद आप इजीली उस फंड्स को विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट अपनी जो चीज आती है वो आती है मीडियम के बाद शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म फंड्स का पीरियड 1 year से ज्यादा का कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब जब आपने पैसा लगाया तो उसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 year का ही होगा, 1 year के बाद आप अपने फंड्स को विड्रॉ कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब देखिए क्या होता है कि जब पैसा लगाया जाता है तो दो तरीके से लगाया जा सकता है, एक तो इक्विटी और दूसरा आता है हमारे पास बोरोड फंड्स। इक्विटी की बात की जाए तो इक्विटी में क्या होता है कि जब पैसा बिजनेसमैन खुद से लगा रहा है, मींस जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, जब बिजनेस एक्टिविटीज को स्टार्ट किया गया तब क्या किया गया, पैसा खुद से लगाया गया इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। ठीक है, बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करा तब हमने क्या किया, लोगों से पैसा बोरो करना स्टार्ट किया। दैट मीन्स हमने लोन के फॉर्म में पैसा बोरो करना स्टार्ट किया, तो उसको क्या किया कहा जाता है, बोरोड फंड्स में कैटेगराइज किया जाता है। मीन्स ये जो कैपिटल लगाई गई है ये कैपिटल हमारी नहीं है, ये कैपिटल हमने लोगों से ले रखी है और इस कैपिटल के ऊपर हमें या तो अपने प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा या फिर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो students, this is the main sources of the fund in this chapter. So students, we can categorize the funds into two types, that is the funds can be arranged from the internal source or from the external source. देखिए अगर इंटरनल सोर्स की बात की जाए तो इंटरनल सोर्स ऐसा सोर्स होता है जहाँ पे फंड्स अरेंज किए जाते हैं लेकिन उसके लिए हमें ना तो कोई पैसा देना है इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट। लेकिन अगर एक्सटर्नल सोर्स की बात की जाए तो एक्सटर्नल सोर्स ऐसा सोर्स होता है जहाँ पे फंड्स बाहर से अरेंज किए जाएंगे। मींस या तो आप इन्वेस्टर से पैसा लेंगे या तो आप शेयर होल्डर से पैसा लेंगे और उनको आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ेगा।
तो इंटरनल सोर्स के लिए बिजनेस क्यों ज़्यादा फायदा रहता है बिजनेस को, क्योंकि जो भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया उसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती और ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड बिजनेस के लिए हो जाता है। ठीक है, तो बात की जाए अगर इंटरनल सोर्स की और एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स। जैसा कि हमने बात करी, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फंड है जो बिजनेस अपने पास रखता है किस चीज़ के लिए, जो प्रॉफिट उसने कमाया उसका एक पार्ट। अब वो क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब बिजनेस अपनी एक्टिविटीज करता है, बिजनेस अपने प्रोसेसेस रन करता है, तो उसको फंड्स की जरूरत होती है। तो बिजनेस के पास क्या चीज़ है कि भाई जो फंड्स है या तो हम बार बार लोगों से बोरो करें, उनको इंटरेस्ट पे करें, उनको कुछ ना कुछ रिटर्न दें। इससे बेटर क्या होता है कि जो प्रॉफिट हमने कमाया हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्रॉफिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहला तो ऐसा प्रॉफिट होगा जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और दूसरा जो पार्ट होगा वो रख लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब अब ये पैसा ऐसा रहेगा जो हमारे पास हमेशा रखा रहेगा इन दी सिक्योर्ड फॉर्म, कि जब बिजनेस के साथ कोई भी अनसर्टेनिटी होती है या बिजनेस को फंड्स की जरूरत होती है तो हमें पब्लिक से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं से फंड्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग्स बिजनेस के लिए क्या एक ऐसा पार्ट हो गया कि भाई एक ऐसा फंड हो गया हमारे पास जो हमारी अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए काम आ सकता है। अब अगर बात की जाए तो क्या रिटेन्ड अर्निंग्स के कुछ बेनिफिट्स और कुछ डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। मेरिट्स की अगर बात की जाए, देखिए अगर मेरिट्स की बात की जाए तो सबसे पहला बेनिफिट क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो चीज़ ये हो गई कि जो रिटेन्ड अर्निंग है वो एक परमानेंट सोर्स हो गया कंपनी के लिए। मींस ये एक ऐसा फंड है जो कंपनी के पास हमेशा रखा रहेगा, उसको फंड्स अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक ऐसा फंड है जिसके लिए कोई भी रिटर्न, कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे हमें ना तो कोई इंटरेस्ट पे करना है, ना कोई डिविडेंड पे करना है, और ना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी है। दैट मीन्स जो रिटेन अर्निंग्स है वो कंपनी का खुद का पैसा है, उसके लिए ना तो उसे कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा किसी भी पर्सन को, क्योंकि ये लोन नहीं है, ना कोई डिविडेंड पे करने की जरूरत है, और ना कोई कॉस्ट इनकर करने की जरूरत है इस फंड के लिए। देखिए जो हमारे पास पैसा ऑलरेडी रखा हुआ है उसको तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज कि भाई अगर बिजनेस इस फंड को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है, क्योंकि इस फंड की कोई भी इंफॉर्मेशन हमें किसी को देने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही हमें फंड्स की जरूरत है इस पैसे को निकाल लिया जाएगा और हम इसको अपनी अकॉर्डिंग इस फंड्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट बात की जाए कि भाई जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेज हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी के बारे में, तो उन अनसर्टेनिटी को मीट आउट किया जा सकता है। मींस मेरी मशीनरी खराब हो गई, मेरे को नई मशीनरी सेटअप करनी है, मेरे को नए एम्प्लॉयज रखने हैं, उनकी सैलरीज अरेंज करनी है, कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन मेरे सामने आ गई तो उन अनसर्टेनिटी को मैं इजिली मीट आउट कर सकता हूं। दूसरी बात, अगर किसी भी इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस इंक्रीज हो गई, दैट मींस जो इक्विटी शेयर्स आज कोई पर्सन मेरे से 50 रुपीज में खरीदता है, अगर धीरे धीरे मेरे बिजनेस की गुडविल अच्छी हुई, उस इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस बढ़कर 70 रुपीज हो गई, तो उस पर क्या है, डेफिनेटली मेरे को डिविडेंड भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो जो डिविडेंड मेरे को ज्यादा देना है उसके लिए डिविडेंड का पैसा अरेंज कहां से होगा, वो यही रिटेन अर्निंग से मैं अरेंज कर सकता हूं, और जो पैसा मेरे पास रखा हुआ है उसको इन दी फॉर्म ऑफ इंक्रीज डिविडेंड उस पैसे को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस की अगर बात की जाए, सबसे पहली चीज क्या होती है कि अगर हमने ज्यादा पैसा अपने बिजनेस में लगा लिया तो शेयर होल्डर को क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है कि भाई हमारा प्रॉफिट है, हमारा पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, अगर हमने उस पैसे को ज्यादा रख लिया या कंपनी ने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो फर्दर इन्वेस्टर्स उस कंपनी में पैसा नहीं लगाते, क्योंकि वो सोचते कि भाई पैसा हमारा, प्रॉफिट हमारा, हमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कंपनी सारा प्रॉफिट अपने पास रख रही है तो हम इस कंपनी में पैसा ही क्यों लगाएं, इससे बेटर है हम हमारे फंड्स को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। दूसरी चीज कि भाई
इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड एज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। दैट मीन्स अब क्या होता है कि भाई जितना प्रॉफिट होगा उसी के बेसिस पे हमारी रिटेन अर्निंग्स डिसाइड होगी। अगर बिजनेस इतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा तो रिटेन अर्निंग्स भी बिजनेस के पास अवेलेबल नहीं होगी। तो ये अनसर्टेन सिचुएशन है, डिपेंड करती है प्रॉफिट के ऊपर। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा रिटेन अर्निंग्स हो सकती है, प्रॉफिट कम हुआ तो रिटेन अर्निंग्स भी क्या होंगी, डेफिनेटली कम होंगी। That means the opportunity cost associated with recognizing many firms, this firm leads to sub-operational use of funds. That means अब देखो क्या होता है कि जो भी रिटेन अर्निंग्स हमारे पास आई उस फंड को हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, हमें लग रहा है कि भाई फ्यूचर में जाकर कोई भी अनसर्टेनिटी हमारे सामने नहीं आएगी, हमने उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर दिया तो वो चीज़ भी क्या होगी, फिर हमें आउटसाइडर्स पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा उस फंड्स को अरेंज करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहली चीज़ तो हमारे सामने ये आ गई कि ज़्यादा प्रॉफिट भी हम अपने पास नहीं रख सकते, ज़्यादा रखा तो शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम होने लग जाएगी। वो ये बोलेंगे कि हमारा फंड जो प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए वो कंपनी अपने पास रख लेती है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, अगर कंपनी पूरा रिटेन अर्निंग्स पूरा पैसा अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करती है तो अगर फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आ जाती है तो उसको किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उनको आउटसाइडर्स पे तब भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड all the things very clearly. Thank you and have a nice day.